नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी करनाल में किसानों की महापंचायत की, यूपी चुनावों में मायावती के बड़े दांव की और ओवैसी की राजनीति की। जानेंगे कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, चिराग की रणनीति से कैसे फंसी मोदी सरकार। बात करेंगे मंदिर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार में बजरंगबली के लिए चाहिए कमरा, भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले, विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह और छुट्टी दी जाए। झारखंड विधानसभा में की गई नमाज पढ़ने के लिए कमरे की व्यवस्था। आम आदमी पार्टी में भी सीएम पद की दावेदारी को लेकर बोले आप, पंजाब के संयुक्त सचिव डॉक्टर सन्नी सिंह अहलूवालिया। भगवंत मान का इशारों में किया समर्थन, कहा अच्छे नेता है मान। आईपीएल 2021 के बीच होगी बीसीसीआई की बड़ी बैठक, यौन शोषण के मामलों पर बनेगी नीति, घरेलू क्रिकेटरों के मुआवजे के पैकेज पर बात होगी। शेयर बाजार में आई गिरावट, 17 अंकों की गिरावट के साथ 58,289 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 16 अंकों की गिरावट, 17,362 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध अब केंद्र सरकार के साथ ही बीजेपी की राज्य सरकारों की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। खासकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को, जो किसानों के निशाने पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम का विरोध करने पर जिस तरह से किसानों को निशाना बनाया गया था, उसे लेकर आज किसानों ने हरियाणा सचिवालय को घेर लिया। तो क्या है किसानों की मांग? करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए बल प्रयोग के खिलाफ किसानों ने महापंचायत बुलाई। इसको देखते हुए प्रशासन ने सोमवार से ही करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल और जींद में इंटरनेट बंद कर दिया। इन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। करनाल में सुबह से ही दूसरे जिलों से आने वालों की एंट्री रोक दी गई। जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों सहित सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसान करनाल में 28 अगस्त को राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। किसानों ने साफ कर दिया था कि जब तक सरकार किसानों को निशाना बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, वो अपने प्रदर्शन को वापस नहीं लेंगे। लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। उल्टा सीएम तो प्रशासनिक अधिकारियों के काम की तारीफ कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अधिकारी के शब्द गलत थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो जरूरी था। सरकार के साथ बातचीत असफल रही तो उसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अनाज मंडी से होते हुए किसान जिला सचिवालय की ओर बढ़े। सचिवालय पर पहुंचकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए हर तरीका अपना रही है, लेकिन किसान सरकार की किसी रणनीति को सफल नहीं होने देगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और ये शांतिपूर्ण ही रहेगा, लेकिन सरकार और बीजेपी हमारे आंदोलन की शांति को समाप्त करना चाहते हैं। यदि आंदोलन में किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। इस बीच पुलिस ने मार्च कर रहे कई किसान नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी हिरासत में ले लिए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है। इसके बाद यूपी किसानों के आंदोलन का गढ़ बनता जा रहा है। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत कर सरकार की नींद उड़ा दी थी। यूपी में 4 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, इसीलिए बीजेपी की परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसानों के साथ विपक्ष ने भी योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है। अब बीएसपी के निशाने पर आ गया है बीजेपी का वोट बैंक। तो क्या है बीएसपी की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने इस बार दलित ब्राह्मण फॉर्मूले पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी है। बीएसपी की ओर से पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज लखनऊ में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मायावती की मौजूदगी में जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगाए गए। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है भी लगाया गया। इसके बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया।
मायावती ने कहा कि हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का शोषण होता है। बीएसपी से जुड़े लोग गुमराह नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज भी किसी के बहकावे में ना आए। हम उनको निराश नहीं होने देंगे। एसपी बीजेपी की सोच पूंजीवादी है। बीएसपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। इस बार बीएसपी 2007 वाली जीत दोहराएगी। बीएसपी ये वादा करती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो भी गलत कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जिन अधिकारियों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आह्वान करती हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का कि सभी विधानसभा में जाकर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ें। आपको बता दें कि 10 साल से बीएसपी सत्ता से दूर है, लेकिन इस बार मायावती सत्ता पाने की कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। मायावती ने इस बार के चुनावों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का दावा किया है। बीएसपी ने जहां ब्राह्मणों पर दांव खेलने की पूरी तैयारी कर ली है, तो एआईएमआईएम की ओर से ओबीसी और मुस्लिम समीकरण को साधा जा रहा है। एआईएमआईएम साफ कर चुकी है कि इस बार वो पूरे दमखम के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और पार्टी के प्रमुख ओवैसी भी यूपी के दौरे पर हैं। चुनावी दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर ओवैसी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार उनका ये दौरा कई मायनों में सुर्खियां बटोर रहा है। खास तौर पर अयोध्या को लेकर उनकी तैयारी चर्चा में है। लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वे पहले बात तो करें। ओवैसी ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी जीती। यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है। इसके अलावा ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले, हम तैयार हैं। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों का निशाना बनाया था उन सभी से केस वापस लिए गए। किसी भी दल ने मुसलमानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सभी पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। अब ओवैसी की ये रणनीति क्या रंग लाएगी ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। मायावती हो या फिर ओवैसी, विपक्ष के सभी नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। बीजेपी के नेता भी उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी से नाराज चल रहे येदियुरप्पा अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। तो कैसे येदियुरप्पा ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके मंत्री और विधायक ही आवाज बुलंद कर रहे थे। बढ़ते विरोध को देखते हुए हाईकमान ने येदियुरप्पा से इस्तीफा मांग लिया, जिसके चलते येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए येदियुरप्पा ने अपने ही समुदाय के बसवराज बोम्मई को सीएम पद पर बैठा दिया। बसवराज को येदियुरप्पा का बेहद करीबी माना जाता है। बसवराज तो येदियुरप्पा को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। वैसे येदियुरप्पा बसवराज को लेकर भी संशय में थे, क्योंकि वो लिंगायत समुदाय में अपने कद का कोई दूसरा नेता नहीं चाहते थे। लेकिन लिंगायतों ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसे देखते हुए बसवराज बीजेपी और येदियुरप्पा दोनों की जरूरत बन गए थे। बसवराज को कर्नाटक की कमान मिलने के बाद से ही येदियुरप्पा को बीजेपी में साइड करने की कोशिश तेज हो गई। येदियुरप्पा की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके बेटे विजयेंद्र को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। सरकार संचालन में भी येदियुरप्पा को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हाल ही में हुए 3 नगर निगमों के चुनाव में भी येदियुरप्पा के नाम का इस्तेमाल तक बीजेपी की ओर से नहीं किया गया। यानी बीजेपी हर तरह से ये संकेत दे चुकी है कि अब उन्हें येदियुरप्पा की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात को खुलकर नहीं कह रही है, पर येदियुरप्पा इस बात को भांप चुके हैं। इसीलिए अब वो राज्य में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। अब वो राज्यव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं। येदियुरप्पा दावा तो कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में बीजेपी हारी वो वहां ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन उनकी रणनीति साफ है कि वो बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। साथ ही
ही खुद की ताकत को भी तौल रहे हैं, जिससे यदि जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर नई पार्टी का गठन कर सके। येदियुरप्पा के तेवरों से बीजेपी को डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव बसवराज के नेतृत्व में लड़ेगी। येदियुरप्पा अगर पार्टी के साथ चलना चाहे तो ठीक, लेकिन अगर वो एक तरफा निर्णय लेंगे तो पार्टी उनके साथ नहीं होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी टीम भावना के साथ चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी ने तो साफ इशारा कर दिया है कि पार्टी अब उनका विकल्प ढूंढ चुकी है। तो ऐसे में येदियुरप्पा की राज्यव्यापी यात्रा क्या सफल हो पाएगी? बीजेपी ने अगर येदियुरप्पा से दूरी बनाई तो येदियुरप्पा का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी की परेशानी चारों ओर से बढ़ी हुई है। किसान, विपक्ष और खुद पार्टी के नेता बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इस बीच खुद को बीजेपी का सहयोगी बताने वाले एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल चिराग पासवान उस बंगले को खाली नहीं करना चाहते जिसे उनके पिता रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित किया गया है। इसके लिए क्या रणनीति अपनाई है, चिराग ने देखी रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले को खाली करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दरअसल चिराग ने 12 जनपद के इस बंगले में पिता रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दी है, जिसके बाद से उनकी मंशा की चर्चा शुरू हो गई। चिराग पासवान को ये बंगला खाली करने का नोटिस बहुत पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही चिराग को 23 नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया है, फिर भी वो वहीं रहते हैं। अक्टूबर 2020 में पिता की मृत्यु के बाद शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने पासवान परिवार को बंगला खाली करने से जुड़े नोटिस भेजे थे और 1 साल के भीतर उनके परिवार को सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए। अगले महीने यह समय सीमा पूरी होने वाली है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पासवान परिवार ने वहां रहने के लिए कुछ वक्त की मोहलत ले ली है। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि बंगले में पासवान की प्रतिमा लगवाने के कई गहरे सियासी मायने हैं। बीजेपी नेतृत्व को इस बात का डर भी है कि चिराग बंगले को छोड़ने से इनकार कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव कुछ महीने दूर है और भाजपा को पूर्वी यूपी में गैर जाटव दलित वोटों की उम्मीद है। पार्टी मध्य और पूर्वी यूपी के कई निर्वाचन क्षेत्रों में पासवान समुदाय के वोटों पर निर्भर है। ऐसे में पासवान परिवार का विरोध करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अब मूर्ति लगाने के पीछे चिराग की क्या मंशा है, ये तो चिराग ही जाने, लेकिन चिराग के इस कदम ने पूरी बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। अब यूपी विधानसभा को देखते हुए बीजेपी क्या फैसला लेगी? क्या चिराग के इस कदम का विरोध करेगी या चुप रहकर सिर्फ वोट बैंक पर फोकस करेगी? पिता का बंगला चिराग अपने लिए चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बंगले में अपने पिता की मूर्ति लगवा दी है। लेकिन मूर्ति लगाने से क्या बंगला उनका हो जाएगा? मूर्ति का घर पर कितना अधिकार है? वैसे यदि मूर्ति किसी देवता की है तो मामला अलग होता है। यहाँ बात किसी घर की नहीं, हम मंदिर की कर रहे हैं। मंदिर पर किसका हक होता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया है। मंदिर की जमीन क्या पुजारी के नाम हो सकती है? वर्षों से मंदिर की पूजा पाठ करने वाला पुजारी क्या मंदिर की संपत्ति बेच सकता है? इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश के 1959 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस सर्कुलर में पुजारियों के नाम भू राजस्व के रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए गए थे, जिससे मंदिर की संपत्ति को अवैध रूप से बेचे जाने से बचाया जा सके। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इस सर्कुलर को अवैध बताते हुए इसे चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता व AS पन्ना की बेंच ने कहा कि पुजारी एक किराएदार की तरह काम करता है, वह काश्तकार नहीं होता। जो भी पुजारी होगा वह मंदिर का प्रबंधन करेगा, उसकी देखभाल करेगा। कानून में देवता की मान्यता विधि सम्मत है, इसलिए भू राजस्व के रिकॉर्ड में देवता के नाम ही मंदिर की संपत्ति रखी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि यदि मंदिर के पास जमीन है तो पुजारी उस जमीन की सिर्फ देखभाल करता है, वह सिर्फ एक किराएदार जैसा है। पुजारी जमीन पर खेती का काम कर सकेगा, लेकिन खेती की जमीन बेच नहीं पाएगा। 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक रामलला का माना था, न कि मंदिर के महंत का। कोर्ट के इस फैसले से भारत में मंदिर की जमीन की अवैध बिक्री पर रोक लग जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबानी हुकूमत का चेहरा कौन होगा ये साफ नहीं हो पा रहा है। तालिबान की ओर से दावा तो लगातार किया जा रहा है कि सरकार गठन की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, अब सिर्फ ऐलान बाकी रह गया है। लेकिन जिस तरह से सरकार गठन की लगातार नई तारीखें सामने आ रही हैं, उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि तालिबान में सरकार गठन का पेच फंस गया है। इस बीच पंजशीर पर भी कब्जे को लेकर लगातार अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं।
अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि तालिबान राज तो आ गया, लेकिन हुकूमत का चेहरा कौन होगा, किसके हाथों होगी कमान, कौन होगा अफगानिस्तान का प्रमुख। पहले दावा किया जा रहा था कि मुल्ला बरादर सरकार का प्रमुख चेहरा हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान बरादर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के खिलाफ है। बरादर को अमेरिका का करीबी भी माना जाता है, जिसके बाद अब कई नामों में तालिबान के अंदर चर्चा शुरू हो गई है, जिसके कारण काबुल पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह बाद भी सरकार गठन पर सहमति नहीं बन पाई है। अब तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि शुरुआत में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ताकि आगे चलकर उसमें बदलाव किया जा सके। दरअसल तालिबान चाहता है कि नई सरकार 11 सितंबर को अपना कार्यभार संभाले। 11 सितंबर की तारीख सामने आते ही अमेरिका के अंदर विरोध शुरू हो गया है। 9/11 ये वो तारीख है जो अमेरिकी भूले नहीं है। इसी दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था और अमेरिका को अफगानिस्तान आना पड़ा। अमेरिका ने तालिबान की मंशा को देखते हुए साफ कर दिया है कि वो तालिबान शासन को मान्यता देने नहीं जा रहा है। तालिबान ने भी ताजपोशी के कार्यक्रम से अमेरिका को दूर ही रखा है। अब तक 6 देशों को तालिबान की ओर से निमंत्रण दिया गया है, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और कतर शामिल हैं। तालिबान की कोशिश है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर ले। वो विदेश में समर्थन बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चुनौती इस समय घर में ही मिल रही है। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई अभी भी चल रही है। सोमवार की रात पंजशीर में तालिबानी ठिकानों को अज्ञात विमानों ने निशाना बनाया। काबुल और मजार शरीफ में तालिबान के खिलाफ रैलियां निकाली गईं, जिसमें जमकर नारेबाजी भी की गई। ऐसे में अफगानिस्तान में अभी हालात सामान्य होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।